डीआईजी ईस्ट फर्रुख लंजार का इस्तीफा चाहिए, हमें डीआईजी ईस्ट फर्रुख लंजार का इस्तीफा चाहिए। तुमने एविडेंसेस वीक किए, तुमने क्राइम सीन को खराब किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त कराची का रज़ा मीर केस सिर्फ कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान का नेशनल इशू है और बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसे कवर कर रहा है। रज़ा मीर केस को लेकर एक सवाल जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा अहम है और जो कि पूछा जा रहा है वो ये है कि आहर रज़ा मीर की जहाँ से डेड बॉडी मिली थी वहाँ से जो क्राइम सीन है, फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह से डेड बॉडी मिलती है तो वहाँ पर जो क्राइम सीन यूनिट है वो आकर तमाम शवाहिद को इकट्ठा करता है। फॉर एग्जांपल ये अगर आप सामने देखते हैं, ये सामने अगर बाइक है और ये बाइक के पास से कोई डेड बॉडी मिलती है तो इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में वो जो जगह थी वहाँ पर जो घास था, चूँकि वो एक नर्सरी थी तो वहाँ पर हर चीज़ को जला दिया गया। तो सवाल ये पैदा हुआ कि ये शवाहिद क्यों मिटा दिए गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस तरीके से आप सब लोगों के सामने था कि उसके पेरेंट्स ने जो है वो प्रोटेस्ट किए, मीडिया पर बहुत हाईलाइट हुआ, सोशल मीडिया पर बहुत हाईलाइट हुआ ये इशू। और फिर अब सवाल आप आन पहुंचा है डीआईजी ईस्ट के इस्तीफे के ऊपर। और कराची में गुज़िश्ता रोज़ जब प्रोटेस्ट हुआ 3 तलवार पर, तो प्रोटेस्टर ने ये मुतालबा किया और उन्होंने बल्कि इस बात पर जोर दिया कि जो शवाहिद हैं वो मिटाने में मुबैना तौर पर डीआईजी ईस्ट इन्वॉल्व थे, जो कि फर्रुख लंजार है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम डीआईजी ईस्ट के ऑफिस के पास आपको आकर दिखाएं, क्योंकि ये ईस्ट है और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आदिल जवाद साहब मौजूद हैं। और आदिल जवाद साहब एक अरसा से क्राइम रिपोर्टिंग कवर कर रहे हैं, FIA बीट कवर कर रहे हैं और इससे पहले भी फर्रुख लंजार डीआईजी ईस्ट के हवाले से इन्होंने एक बड़ी स्टोरी दी थी, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो आदिल साहब, मेरा सवाल तो आपसे यही है कि इस केस को आपने भी यकीनन देखा और सारा फॉलो कर रहे हैं, और हमने यस्टरडे विज़िट भी की थी वो लोकेशन जहां पर ये सारा इंसिडेंट हुआ, जहां से डेड बॉडी मिली। अब लास्ट नाइट 3 तलवार पर प्रोटेस्टर्स ने ये मुतालबा किया है कि डीआईजी ईस्ट जो हैं फर्रुख लंजार ये इन्वॉल्व हैं मुबैना तौर पर शवाहिद मिटाने में। अब मुझे पहले तो ये बता दीजिएगा कि ये जो डीआईजी ईस्ट है इनकी क्या हिस्ट्री है, और ये भी सुना है कि इनका कोई वज़ीर दाखिला से जो ज़िया लंजार हैं उनसे कोई रिलेशन है, भांजे हैं, भतीजे हैं, क्या है। तो आप क्या समझते हैं इस केस को लेकर और डीआईजी ईस्ट के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, असल में मसला ये है कि डीआईजी ईस्ट जो है, जो डॉक्टर फ़र्रुख अली, जिन्हें डॉक्टर फ़र्रुख अली लंजार भी कहा जाता है, ये बेसिकली गुज़श्ता तकरीबन 2.5 साल से, यानी फरवरी 2024 के फरवरी के एंड में ये यहाँ पे डीआईजी ईस्ट के ओहदे पर तैनात किए गए। और ईस्ट जो है कराची का सबसे बड़ा जोन है, पुलिस के 3 जोन हैं, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट सबसे बड़ा जोन है, सब इसमें 3 SSPs आते हैं, SSP ईस्ट, SSP मलीर और SSP कुरंगी। तो ये कराची का सबसे इम्पॉर्टेंट जोन भी समझा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स आती हैं सारी, हमारा एयरपोर्ट इसी में आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जब से ये फ़र्रुख लंजार साहब इस सीट पर विराजमान हुए हैं, आए हैं, उसके बाद से ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ना हमेशा से एक कंट्रोवर्सी का सबब रहा है। और वो डॉक्टर फ़र्रुख अली जो है, इससे पहले भी जब वो हैदराबाद में SSP थे तो वो एक उनका वकीलों के साथ एक तनाज़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने वकला कम्युनिटी के साथ बड़ी मिस हैंडल किया था। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने वकला कम्युनिटी के लोगों को मिस हैंडल किया, अपने दफ्तर बुलाकर उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें ददोकोप किया गया, जिसके बाद उन्होंने मुतालबा किया, पूरे हैदराबाद में हड़ताल हुई और डॉक्टर फ़र्रुख अली को उस ओहदे से हटा दिया गया, जो कि बड़ा कामयाबी समझी जा रही थी वकला कम्युनिटी की। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद वो प्रमोट हुए और उन्हें, वो मोस्ट जूनियर डीआईजी थे और उन्हें डीआईजी ईस्ट के, जो कराची का अहम तरीन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ लगा दिया गया। उसके बाद जो कंट्रोवर्सीज़ अब तक इनकी तैनाती के दौरान हुई हैं, सबसे पहले कंट्रोवर्सी हुई कराची के जो मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के जो ओनर्स थे वो चले गए सिंध हाई कोर्ट, क्योंकि 2024 के एंड में उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जो पुलिस है वो जो लीगल सोसाइटीज़ हैं जो ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट आपको पता है कि कराची में स्कीम 33 और ये एरिया मतलब हज़ारों की तादाद में सोसाइटीज़ यहाँ पे कायम है, और इन लीगल सोसाइटीज़ में पुलिस ने भत्ता मांगना शुरू कर दिया था। लीगल सोसाइटीज़ में कंस्ट्रक्शन के काम के लिए पैसे मांगे जा रहे थे, और इसके ऊपर वो सिंध हाई कोर्ट चले गए। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म आने के बाद भी जो है वो इस पर अमल नहीं किया गया, पुलिस ने भत्ता जारी रखा, जिसके बाद
ईस्ट जोन पुलिस को बाकायदा कॉन्टेम्प्ट ऑफ नो कोर्ट के नोटिस जारी किए गए। अच्छा, जो ये तो वो है जो लीगल सोसाइटीज़ हैं। अब इस एरिया में जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं, जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है, मुख्तलिफ कब्ज़े की, गवर्नमेंट की गोटाबाद स्कीम और दीगर स्कीमों के नाम पर जो लोगों शहरियों के साथ जो आज से नहीं किया जा रहा है, इनके आने के बाद है, लेकिन इनके आने के बाद उसमें काफ़ी तेज़ी देखी गई है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, ना उसके ख़िलाफ़ कोई क्रैकडाउन किया गया। अच्छा, उसके बाद जो इस साल के शुरू में फरवरी में जब अमेरिका ने अटैक किया ईरान पर और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं अली ख़ामनेई की शहादत हुई, उसके बाद कराची में उसके अगले दिन एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और जिसमें प्रोटेस्टर्स जो है वो यूएस कॉन्सुलेट की इमारत के अंदर घुस गए और वहाँ 10 से ज़ायद प्रोटेस्टर्स को मुबैना तौर पर यूएस मैरीन्स ने फायर करके हलाक किया, उन्हें शहीद किया और वो जो है और मुतादिद लोग ज़ख्मी हुए। अच्छा, इसकी जब इंक्वायरी, क्योंकि इसको बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर करार दिया गया, क्योंकि यूएस एम्बेसी पाकिस्तान के और यूएस के ताल्लुकात और इस हवाले से हमेशा से बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रही है और उसकी सिक्योरिटी हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट रही है पाकिस्तान के लिए। तो इस वक्त जब उसकी तहकीकात हुई, उसमें पता लगा जी, हमने जब बुनियादी तहकीकात की तो पता लगा कि डीआईजी, क्योंकि वो जो प्रोटेस्टर्स थे वो जमा हुए ईस्ट के इलाके में, और ईस्ट के इलाके में जमा हुए यानी जिसके डीआईजी ये थे डॉक्टर फ़र्रुख अली लंजार, और वो प्रोटेस्ट जमा होके वो पहुँचे साउथ में, जहाँ पे उन्होंने यूएस एम्बेसी पर, यूएस कॉन्सुलेट पर बाकायदा हमला किया, वहाँ पे अंदर घुसे, उसके दरवाज़े तोड़ के घुसे। तो और जो उस वक्त डीआईजी साउथ जोन थे, यानी वो साउथ जोन के इलाके में घुसे, तो जो डीआईजी साउथ जोन थे वो छुट्टी पे थे, तो डॉक्टर फ़र्रुख अली लंजार के पास ही साउथ जोन का चार्ज भी था। अब ये दोनों चार्ज इनके पास थे। इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था और जिसमें दर्जनों जाने गई, और लेकिन उसमें हुआ क्या, डॉक्टर फ़र्रुख अली लंजार इन दोनों डीआईजी का ओहदा होने के बावजूद वो जाए वकूआ पर बहुत लेट। सबसे पहले आज़ाद खान आए, एडिशनल आईजी कराची, उन्होंने मीडिया को फेस किया, उन्होंने जगह को कॉर्डन ऑफ किया, फिर वो डीआईजी वेस्ट जो है इरफान बलोच भी आ गए, सबसे आखिर में ये आए और इन्होंने कहीं मीडिया को फेस नहीं किया और आज़ाद खान ही मीडिया को फेस करते रहे। उसके बाद एक हाई लेवल इंक्वायरी हुई जिसके अंदर सीटीडी के एडिशनल आईजी सीटीडी की सरबराही में एक हाई लेवल इंक्वायरी आईजी ने वो कंडक्ट की। उस इंक्वायरी के रिजल्ट्स आज तक नहीं आ सके, क्योंकि डॉक्टर फ़र्रुख अली इतने पावरफुल डीआईजी समझे जाते हैं, दोनों जोन्स का चार्ज इनके पास था। अब मीर रज़ा अली केस में आप देखें कि सारी कंट्रोवर्सी जो पुलिस के गिर्द घूमी, जिसमें पुलिस का नाम आया कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट, पहले वालिदैन के साथ कोऑपरेट नहीं किया। अच्छा, लेकिन इसमें सर मेरा एक सवाल ये है, बुनियादी सवाल, जैसे आप बता रहे हैं कि अमेरिकन कॉन्सुलेट पर जब प्रोटेस्टर्स दाखिल हुए, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर जिसके ऊपर इंक्वायरी बनाई गई, उसके बाद रज़ा मीर के हवाले से एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर। रज़ा मीर के पेरेंट्स बारहा कह चुके हैं कि इसमें डीआईजी ईस्ट इन्वॉल्व है। तो इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर के होने के बावजूद और इतना बड़े जोन का अभी तक वो डीआईजी हैं, तो एक्चुअली इनके पीछे कौन सी ऐसी पावर है? क्योंकि हम जब मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं तो वहाँ पर एडिशनल आईजी आज़ाद खान फेस सेविंग कर रहे होते हैं, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे होते हैं, आईजी सामने आके सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये मौसूफ सामने नहीं आते। तो ये क्या आसमान से उतरे हैं? इनके पीछे कोई इन्हें स्पेशल पर लगे हुए हैं? इनके पास ऐसी कौन सी बैक हैंड पे पावर है, ताकत है जो इनको सपोर्ट कर रही है? और ये जैसे वो एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी होती है, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, जैसे ये पब्लिक ऑफिस नहीं है, तो उस पर ज़रा बताइएगा कि फिर इस अंदाज के पीछे, और जैसे आप बता रहे हैं कि लीगल सोसाइटीज़ को नहीं छोड़ा तो इलीगल काम तो कितना ही हो रहे हैं, तो पीछे बैक हैंड पे पावर कौन सी है? क्योंकि सिंध हुकूमत इस सारे केस में, रज़ा मीर केस में भी ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि शायद जैसे वो हर चीज़ से बरी उल्ज़ुम है। देखें ना, अब ये बिल्कुल वही पैटर्न है, यूएस कॉन्सुलेट, इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर, फिर मीर रज़ा अली एक इस वक्त नेशनल इशू बन गया है। एक पाकिस्तान के मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, ख़ास तौर पे कराची के लोगों के लिए एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने IBA से ग्रेजुएट किया, जिसने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया, एक स्क्रैच से, एक ठेले से उसने अपने बिज़नेस स्टार्ट किया और उसको एक ब्रांड में कन्वर्ट किया, उसका मर्डर होता है। उसमें जो फ़िरोज़ाबाद पुलिस, जो कि फिर DIG इसके अंडर में आती है, फ़िरोज़ाबाद पुलिस पहले उसको सीरियस नहीं लेती रही, उसको जब उसने सीरियस नहीं लिया, उसके बाद उसकी जब बॉडी मिली, उसके बाद वो भी ईस्ट जोन के इलाके से मिली। फिर
उसको जो है जब ईस्ट से ये सारी चीज़ें हुई उसमें उसने इल्ज़ाम लगाया उनकी फैमिली ने कि पुलिस जो है वो इसको ज़बरदस्ती ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रही है। तो आईजी एडिशनल आईजी आज़ाद खान सामने आए, डीआईजी ईस्ट जो है फ़ारूक अली सामने नहीं आए, यूएस कॉन्सुलेट के वाक़े में भी आज तक वो सामने नहीं आए। तो ऐसा लगता है कि डीआईजी ईस्ट जो हैं उनको बचाने के लिए एडिशनल आईजी आज़ाद खान, आईजी सिंध अपने ओडो साहब, जावेद आलम ओडो साहब ये आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन सवाल जो है जिसका बुनियादी काम है, और देखें कराची का या सिंध का जो हायरार्की है जो कि पुलिस का एक सिस्टम है, उसके अंदर डीआईजी का जो ओहदा है वो बड़ा कलीदी ओहदा है। एडिशनल आईजी कराची एक सुपरविजन करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदा है। डीआईजी का जो ओहदा है उसके अंडर में 3 एसएसपीज़ हैं और वो बड़ा सिग्निफिकेंट ओहदा है। वो उसको ऊपर इस पोस्ट से वो डील किया है, वो सारे ज़िम्मेदार होते हैं उस जोन के लॉ एंड ऑर्डर के। ये एक बड़ी ऑपरेशनल पोस्ट है, ऑपरेशनल पोस्ट एडिशनल आईजी की भी है, लेकिन ये बिल्कुल डायरेक्टली ऑपरेशनल पोस्ट है। डीआईजी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, एसएसपीज़ उसके आगे बिल्कुल ऐसे, उसके बाद हायरार्की में एसएसपीज़ आते हैं। अब जो एसएसपीज़ हैं वो भी इन्हीं को ज़िम्मेदार हैं, यही जवाबदेह हैं। जबकि इनके बारे में तो ये कहा जाता है कि जब से ये डीआईजी आए हैं तो इन्होंने तो एसएचओज़ की कुछ पावर्स भी अपने पास ले लिए हैं कि एसएचओज़ को भी बुला के कहा है कि जी ये चीज़ें मैं देखूँगा। सर अब मैं तो उसको पावर्स ही कहूँगा, क्योंकि कराची में ईस्ट में सबसे बड़ा देखें गुटखा माफिया जो और मंशियात का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे गुटखा जो है जिसको अब मंशियात के ही ज़ुमरे में आता है, वो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस है और इस पे बहुत तनकीद होती रहती है। और लेकिन ईस्ट में मुसलसल गुटखे का जो कारोबार है, ख़ास तौर पर कुरंगी, मलीर और इन इलाकों में कहीं उस पर कोई रोकथाम नज़र नहीं आ रही और वो मुसलसल फ़रोग पा रहा है। इसी तरह जो ज़मीनों पर कब्ज़े और इसके मामलात हैं वो भी किसी तरह कंट्रोल में नहीं आ रहे। आबाद जो है, जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है कराची की, वो मुतअद्दिद बार इस पर सवाल उठा चुके हैं बड़े बड़े फोरम पे। इवन के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के साथ मुलाकातों में भी ये सवाल उठाए गए। लेकिन ऐसा लगता है कि सिंध गवर्नमेंट अब चूँकि ये दावा भी करते हैं अपनी निजी हलकों में कि ये भांजे हैं डीआईजी फ़ारूक लंजार, वज़ीर दाखिला जो ज़ियाउल हसन लंजार के भांजे हैं। मेरी अपनी इत्तलात है कि ये सगे भांजे तो नहीं है, लेकिन उनके रिश्तेदार ज़रूर हैं। तो मिसयूज़ जो होता है सर, तो ज़िया लंजार देखें ना, ज़िया लंजार उनको मुसलसल सपोर्ट करते हुए उनको नज़र आ रहा है ना कि वो क्यों सामने आके फेस नहीं करते, वो क्यों सामने नहीं आते। आप देखें इसके अंदर क्या, इसके अंदर आपने एक डीएसपी को और एक एसएचओ को स्केप बोर्ड बना दिया कि डीएसपी फ़िरोज़ाबाद अरशद आफरीदी को आपने मुअत्तल कर दिया और एसएचओ शारिफ फैसल को आपने जो है मुअत्तल करके उसको डिमोट कर दिया। लेकिन जो कि उनके सुपरवाइजरी जो कि असल पावर्स थी जिनके पास थी वो एसएसपी ईस्ट थे और डीआईजी ईस्ट थे। ये दोनों अपने ओहदों पर बरकरार हैं। इससे पहले यूएस कॉन्सुलेट वाला इतना बड़ा वाक़या वो उस वक्त भी बरकरार है। इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर पाकिस्तान की तारीख का कहते हैं कि सबसे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर। और इसमें इंटेलिजेंस इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं कि उन प्रोटेस्टर्स का प्रोग्राम ये था कि वो अंदर घुस के वो यूएस के किसी नेशनल को यूएस कॉन्सुलेट में निशाना बनाना चाहते थे। तो प्रोटेस्टर का टारगेट वो था। अगर ऐसा हो जाता तो कितना बड़ा डिप्लोमेटिक इंसिडेंट होता, पाकिस्तान के लिए कितनी सुबकी का बायस बनता। और वो अंदर तो वो घुस ही गए थे, डिप्लोमेटिक इंसिडेंट तो हो ही गया। लेकिन डीआईजी ईस्ट इतने पावरफुल हैं कि वो पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पॉलिसी उस सब से ऊपर हैं, क्योंकि ज़ियाउल हसन लंजार से उनकी रिश्तेदारी है। इसके अलावा तो कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती है। और वो कहाँ हैं, वो सामने तो आए ना, बयान तो दें। वो क्यों मीडिया को फेस नहीं करते? आईजी सिंध जावेद आलम ओडो क्यों हमेशा सामने आ जाते हैं उनको बचाने के लिए? एडिशनल आईजी क्यों आ जाते हैं उनको बचाने के लिए? वो क्यों इनको फेस नहीं करा पाते? देखें साउथ जोन में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, मर्डर केसेस होते हैं, मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज आती हैं। डीआईजी असद रज़ा ही मीडिया को फेस करते हैं, मीडिया को अपना मौक़िफ़ देते हैं, इशूज़ को हैंडल करते हैं, जो भी इशूज़ हों। उसमें कभी भी एडिशनल आईजी आज़ाद खान को हमने नहीं देखा, आईजी सिंध को हमने नहीं देखा। तो क्यों इनके मामले में क्यों? इसी तरह वेस्ट जोन में मामलात होते हैं तो इरफान बलोच जो डीआईजी वेस्ट हैं वो मामलात को हैंडल करते हैं, वही मीडिया को वजाहत करते हैं, वही उस इशू को हैंडल करते हैं। कोई पुलिस की खामी कोताही होती है तो भी उसकी वजाहत वो देते हैं और पुलिस कोई कारकर्दगी दिखा रही। तो ये फ़ारूक लंजार सिर्फ जो है डीआईजी की पोस्ट पर बैठने के लिए हैं और बाकी जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा करेंगे आज़ाद खान। कोई इस तरह का सेटअप है, मुझे तो ऐसा लगता है।
चलें जी सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन वही सवाल रहेगा कि आखिर इतने बड़े इंसिडेंट्स होने के बाद भी और इतने बड़े सिक्योरिटी फेलियर्स के बाद भी ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है। जैसे आदिल साहब ने बताया कि यूएस कॉन्सुलेट पर जब हमला हुआ तो उस वक्त भी जो है वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर जो है वो था ईस्ट पुलिस का, क्योंकि प्रोटेस्टर यहाँ से गए। और अब चूँकि रज़ा मीर केस के हवाले से भी ये सवाल जो है वो सबसे ज़्यादा उठाया जा रहा है कि एक्चुअल चूँकि जो जौहर है वो भी ईस्ट में आता है, और जब क्राइम सीन से शवाहिद को ख़त्म किया गया तो उसके बाद जब सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें वाज़े हुआ कि जो रज़ा मीर था उसके ऊपर तशद्दुद किया गया था। तो डीआईजी ईस्ट का इस ओहदे पर बरकरार रहना, और अब चूँकि आवाज़ ये पकड़ रही है कि डीआईजी ईस्ट को जो है वो फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए, तो डीआईजी ईस्ट को हर प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, ये सवाल है। और जैसे आदिल साहब ने कहा कि होम मिनिस्टर ज़िया लंजार डीआईजी ईस्ट को कहीं ना कहीं और हमें सिंध हुकूमत प्रोटेक्शन देती दिखाई देती है, और प्रेस टॉक जब करनी होती है तो दीगर जो जोन्स हैं वहाँ पर डीआईजी साउथ को हमने देखा असद रज़ा, जैसे आदिल साहब बता रहे थे, तो असद रज़ा सामने आते हैं, इरफान बलोच सामने आता है, लेकिन यहाँ पर हमें आज़ाद खान सामने दिखाई दे रहे हैं जो कि एडिशनल आईजी हैं। हमें आईजी सामने आते हैं जो कि आईजी हैं, लेकिन फ़र्रुख लंजार साहब सामने नहीं आते। और शायद उनका कोई रिलेशन है या नहीं, क्योंकि वो दावे तो मुबैना तौर पर करते हैं वज़ीर दाखिला से है। तो ये अल्टीमेटली जवाब जहाँ पर सवाल खड़ा होता है सिंध पुलिस के ऊपर, वहाँ पर सिंध हुकूमत को भी इस पर जवाबदेह होना पड़ेगा। क्या एक डीआईजी इतना ताकतवर हो सकता है कि वो एसएचओ की पावर भी अपने पास रख ले और वो खुद को हर चीज़ से मुबर्रा समझे? आप क्या कहते हैं? ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।